वेलकम टू श्री भगवती एडुकेशन। इस वीडियो में हम संपूर्ण मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 1 है जिसमें बाबर, हुमायूं एवं शेर शाह के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 तक भारत में राज किया, जिसमें मुगल साम्राज्य का पहला शासक बाबर था। बाबर 1526 से 1530 तक भारत पर राज किया। चलिए इस वीडियो में हम बाबर के बारे में पढ़ते हैं। पहला है मुगल साम्राज्य यानी मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, यानी कि मुगल सब फारसी बोला करते थे। बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी, यानी कि जो बाबर के वंशज थे उनकी राजधानी कहाँ थी? समरकंद थी। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर एवं उसके उत्तरावर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे, यानी कि बाबर और उसके जो फॉलोअर थे वे सभी किस प्रकार के मुसलमान थे? तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। नेक्स्ट है बाबर भारत पर 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि 1526 से 1530 तक बाबर रहा। उसके बाद इसके उत्तराधिकारी रहे। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1843 ईस्वी में मध्य एशिया के वर्तमान यानी कि मध्य एशिया में, जहां वर्तमान में उसको उज्बेकिस्तान कहा जाता है, उसे फरागना घाटी भी हम लोग कह सकते हैं, वहां पर हुआ था। बाबर फरगना का शासक था। बाबर तैमूर लंग का वंशज था, यानी इसके पूर्वज जो तैमूर लंग के थे और वह विश्वास रखता था, यानी ये तैमूर लंग के वंशजों पर ही, उनके नियमों पर ही ये विश्वास रखता था। नेक्स्ट है पूछता है मुंबईयान नामक पद शैली। मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। एग्जाम में आएगा कि मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता कौन है, तो हम लोग लिखेंगे बाबर है। नेक्स्ट है बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। वे फरगना नामक छोटे से गांव के शासक थे। उनकी माता का नाम कुतलुग निगार था, यानी बाबर के माता का नाम कुतलुग निगार था। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल को जीतकर पादशाह की उपाधि धारण की तथा 1507 ईस्वी में कंधार को जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक, यानी कि जो पहले जितने भी तैमूर शासक हुए वे धारण नहीं किए थे। बाबर के कुल 4 पुत्र, हुमायूं यानी पहला था हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा पुत्र का नाम अस्करी था तथा चौथा पुत्र हिंदाल थे। ये बाबर के 4 पुत्र थे। नेक्स्ट है बाबर ने 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर 5 बार आक्रमण किया, यानी कि 1519 से और 1526 के बीच भारत पर बाबर ने 5 बार आक्रमण कर राज करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। तब बाबर ने भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई
जाति के विरुद्ध था। यानी कि जो 1519 में प्रथम बार जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था वो यूसुफ जई जाति के विरुद्ध था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। यानी कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए खुद भारत के ही पंजाब के शासक दौलत खां एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने निमंत्रण दिया था। बाबर पहली बार पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया। ये एग्जाम में पूछता है कि बाबर भारत में कहां से प्रवेश किया, तो आंसर होगा पंजाब से होकर। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के साथ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा और बाबर जीतकर मुगल वंश की नींव रख दी। यानी कि बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर मुगल वंश का नींव रखा। किसे हराकर, तो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके। नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलकनामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। एग्जाम में पूछता है तुगलकनामा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध। तोपखाने का प्रयोग किसने किया, बाबर ने ही किया था, वो भी पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा तथा बाबर विजयी हुआ। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदनी राय से लड़ा तथा बाबर विजयी हुआ। बाबर ने घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों से लड़ा और बाबर विजयी हुआ। यानी घाघरा का युद्ध कब हुआ, 1529 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 ईस्वी में। और खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528। और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े। नेक्स्ट है बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे, तो पहला था उस्ताद अली एवं मुस्तफा थे। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के तोपची थे। तोपची यानी तोप चलाने वाले। बाबर ने काबुल एक जगह है, वहां पर बाबर ने चांदी के सिक्के शाहरुख नाम से चलाए। यानी कि जो चांदी के सिक्के चलाए उसको शाहरुख कह के पुकारते थे। बाबर ने भारत में सड़कों को मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया। यानी कि जिस तरह से सड़क को कुछ मापने के लिए हम लोगों ने प्रयोग करते हैं, उसे उस तरह बाबर ने सड़कों को मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया। उसने अपनी जीवनी यानी बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा के नाम से लिखी, जो तुर्की भाषा में लिखी थी। यानी कि बाबर ने अपना जीवनी तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट आते हैं बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया। यानी कि बाबर का जो आत्मकथा बाबरनामा था वो तो उसने तुर्की भाषा में लिखा था, लेकिन उसको फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। इसे तुजुके बाबरी के नाम से जाना गया। लगभग 48 वर्ष की आयु में 16 दिसंबर
1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। यानी कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में हुई। प्रारंभ में यानी शुरुआती में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान को दफनाया गया। यानी कि पहले उसने चुन लिया था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे काबुल में ही दफनाया जाए। बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा हुमायूं हुआ। अब पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं यानी बाबर का उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा हुमायूं था। वो 1530 से 1540 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद बीच में शेर शाह आ जाने के कारण पुनः 1555 से 1556 तक भारत पर शासक किया। आइए इस वीडियो में हम लोग हुमायूं के भी बारे में जानकारी लें। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। यानी कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। उसके पिता के आदेश अनुसार हुमायूं ने अपने राज का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। एग्जाम में आता है दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा हुमायूं ने की थी, जिसे अब पुराना किले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध, जो बक्सर के निकट है और बक्सर है बिहार राज्य में। यानी चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। यानी हुमायूं हार गया। शेर खां इस युद्ध के जीतने के बाद शेर शाह की पदवी धारण कर ली। यानी शेर खां को अब शेर शाह के नाम से पुकारे जाने लगा। बेलग्राम या कनौज का युद्ध, बेलग्राम कहिए चाहे कनौज कहिए, इसका युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। पुनः शेर खां और हुमायूं के बीच कौन युद्ध हुआ? बेलग्राम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं क्या हुआ? पराजित हुआ और शेर खां आसानी से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बेलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध यानी काबुल चला गया। वहां घुमक्कर जैसा जीवन व्यतीत किया। इसी दौरान हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी को निकाह कर ली। कालांतर में हमीदा को ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। यानी हमीदा बानो अकबर जैसे महान सम्राट के माता थी। कहता है अकबर की माँ का नाम क्या था? तो हमीदा बानो नाम था। नेक्स्ट है 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यानी काबुल जाने के बाद पुनः वहां से हुमायूं आया और 1555 ईस्वी में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं वह मुगल शासक था जिसने 2 बार शासन किया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन है? पहला है देवरा का युद्ध जो 1531 ईस्वी में लड़ा गया। दूसरा है चौसा का युद्ध जो 1539 में लड़ा गया। तीसरा बेलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया एवं सरहिंद का युद्ध जो 1555 ईस्वी में लड़ा गया। 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु
हो गई। यानी हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? दीनपनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली पुराने किले के निकट स्थित है। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने अकबर के समय में की थी। यानी कि हुमायूं के आत्मकथा का नाम क्या था? हुमायूंनामा। इसकी रचना गुलबदन बेगम ने अकबर के शासन में की थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन थी। अब आते हैं शेरशाह। जैसे ही 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम का युद्ध हारा तो हुमायूं यहाँ से चला गया काबुल में। तो उसी दौरान शेरशाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उनका शासन शुरू हुआ। ये शेरशाह 1540 से 1545 तक भारत में शासन किए। उसके बाद क्या हुआ चलिए पढ़ते हैं। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान का वंशज शेरशाह था। यानी जो शेरशाह था वह अफगान का रहने वाला था और सूरी साम्राज्य का शासक था। लगभग शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा जिला यानी होशियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। इसके यानी शेरशाह के पिता का नाम हसन खां था और ये जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। नेक्स्ट, एक बार शेरशाह ने एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार दिया था। इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? सुल्तान मोहम्मद बहार खां ने। शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर हजरत अली की उपाधि धारण की। शेरशाह बेलग्राम या कनौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह द्वारा रायसीन का किले पर रात में आक्रमण करने के कारण उसको काला धब्बा की संज्ञा लग गई। यानी कि युद्ध का नियम था उस समय शायद रात में आक्रमण न किया जाए, लेकिन शेरशाह ने रायसीन के किले पर रात में आक्रमण करने के कारण उसको काला धब्बा की संज्ञा लग गई। नेक्स्ट है, शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में बारूद विस्फोट में हो गई। यानी कि शेरशाह की मृत्यु कब हुई? कलिंजर किले के जीतने के उपरांत 1545 ईस्वी में हो गई। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह यानी जलाल खां था। शेरशाह का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम शहर में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। ये आता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो बिहार राज्य के सासाराम में है। रोहतासगढ़ किला जो कि सासाराम के आसपास ही है। किला एक कुहाना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 360 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। शेरशाह ने
सिक्के पर अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर बसाया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 यानी कि 3 भाग में से 1 भाग सरकार लगान के रूप में वसूला करती थी। कृषकों के कल्याण के लिए हेतु यानी किसानों के कल्याण के लिए कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो शेर शाह ने की थी। नेक्स्ट है, शेर शाह 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया। शेर शाह के समय मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मुहम्मद जायसी ने की थी। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किया। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से अमृतसर तक है। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह द्वारा किया गया, यानी कि भारत में डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, शेर शाह की व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है। आएगा एग्जाम में, व्यवस्था सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है? शेर शाह को जाना जाता है। शेर शाह की मृत्यु के बाद सूरी वंश का शासन चलते रहा और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सूरी शासकों को पराजित पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मुगल वंश के शासन कायम रखा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बाबर तथा उसका उत्तराधिकारी हुमायूं और बीच में आए शेर शाह के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो भाग 2 में हमने बनाया है। ठीक है, गुड बाय। आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बगल में लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।